तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल। वाई सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब जैसा कि उसने बोला अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। अब सेकेंड ग्रुप एलिमेंट में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है एज अ एंटासिड। ये एक्सेस एसिडिटी ऑफ स्टमक को कम करता है, जैसे जेलुसिल हो गया, फिर उसके बाद डाइजीन हो गया, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जेल होता है और ये पेट की एक्सेस एसिडिटी को कम करते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये एक बेसिक मीडियम है, ये बेसिसिटी, तो इसलिए इसको बोला अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन क्यों बोला? क्योंकि ये बेस बनाएंगे, वीक बेस बनाएंगे। और अर्थ, अर्थ क्यों बोला? क्योंकि ये अर्थ से मिलेंगे। जैसे मैं बात करूं कैल्शियम की, कैल्शियम किस फॉर्म में मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मार्बल। तो मार्बल कहां से निकलता है भाई? जमीन से ही निकलता है, अर्थ से ही मिलता है। इसलिए हम इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि वाटर के साथ मिलकर ये वीक बेस बनाते हैं। अब जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वीक बेस बनाते हैं, लेकिन बेरियम जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। समझेंगे अपन आगे वीडियो में कि क्यों बनाता है। और दूसरा ये अर्थ से मिलते हैं, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल। वाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर विथ बुनसन फ्लेम। अब बेरिलियम की हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। ये कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। और उसके बाद बेरिलियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब हैं, तो कहीं ना कहीं इसका Z इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। मतलब बेरिलियम अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। अब स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में नहीं जाएगा और हायर से लोअर पे नहीं आएगा। क्योंकि देखो, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और हायर से जब लोअर आएगा तभी एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ Sc/λ। तो यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम का साइज स्मॉल होने की वजह से इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हो पा रहा। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जा रहा, तो हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे भी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये किसी तरह का कोई कलर शो नहीं करते। जब हम इनको बुनसन बर्नर में या बर्नम या फ्लेम टेस्ट जब इन पे लगाते हैं तो कोई कलर हमें नहीं मिलता, क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। What color is produced by calcium, strontium and barium by Bunsen flame? देखो कैल्शियम जो है, अब देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम अगर बुनसन फ्लेम में रखा जाए तो ये कलर शो करते हैं, ये कलर इंपार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा नहीं है। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2882। यहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो इस पर Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है। अब इसका Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इसमें एक्साइटेशन आसानी से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल से जा सकता है, फिर हायर से जब लोअर आएगा तो कलर इंपार्ट करेगा। अब जैसे कैल्शियम का कलर क्या है? ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड, और बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन। तो ये कलर इंपॉर्टेंट है। वाई BeCl2 इज कोवलेंट इन नेचर। अब जैसे हम बात करें BeCl2, फिर आती बात MgCl2। जब हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है, अब ध्यान से सुनना, जैसे अपना 4th चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वहां पर जब हाइब्रिडाइजेशन की बात आती है तो हाइब्रिडाइजेशन आपसे कोवलेंट कंपाउंड की पूछी जाती है या उनकी पूछी जाती है जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है। अब जैसे मैं बात करूं MgCl2 और BeCl2, बेरिलियम में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछी जाएगी, लेकिन NaCl की हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछी जाएगी। NaCl ये आयनिक कंपाउंड है,
आयनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछी जाएगी, आपको कोवलेंट कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाएगी जहां पर शेयरिंग हो रही हो इलेक्ट्रॉन की। अब जैसे BeCl2, MgCl2, CaCl2, CaCl2 तो आयनिक ही है, पानी में डालोगे पूरी तरह टूट जाएगा। MgCl2 में थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर होगा और BeCl2 में सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। अब देखो B+2 Mg+2 Ca+2। अब यहां पर हम बात करें, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा है, बेरिलियम का स्मॉलेस्ट है, तो यहां पर B+2 का स्मॉलेस्ट साइज है। अब क्या होगा, कैटायन अगर छोटा हो तो पोलराइजेशन ज्यादा होता है। पोलराइजेशन क्या है, इस नेगेटिव चार्ज का कैटायन की तरफ डिस्पर्स होना, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी, क्योंकि वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और सॉल्युबिलिटी किस चीज से बढ़ती है भाई, कैटायन एनायन में ब्रेक हो पा रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो अब यहां पर क्या है, फेजांस, इसी को हम कहते हैं फेजांस रूल, द फेनोमेना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स positive cation is called polarization and polarization is directly proportional to covalent character। तो यहां पर BeCl2 का जो नेचर है वो कोवलेंट है, शेयरिंग वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर बेरिलियम का चार्ज बहुत छोटा है, स्मॉल है। तो पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा, पोलराइजेशन तब ज्यादा होगा जब कैटायन छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं साइज ऑफ एनायन डिवाइडेड बाई साइज ऑफ कैटायन। तो कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो इन सब में से BeCl2 ज्यादा कोवलेंट है। Why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increases down the group? ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है और इसके हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है। अब अगर कोई चीज वाटर में डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो वाटर में जाके डिसोसिएट हो रही है। देखो वाटर में दो ही वजह से कोई चीज डिसॉल्व होती है, एक तो हो गया उसका हाइड्रोजन बॉन्ड, वो वाटर से जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, जैसे अमोनिया, अमोनिया गैस वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी। ग्लूकोज, ग्लूकोज ब्रेक नहीं होता, वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक वैसे ही अब देखो यहां पर क्या है, ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये ब्रेक हो जाएगा, या तो डिसोसिएट होके डिसॉल्व हो जाए या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के डिसॉल्व हो जाए। तो यहां पर ये बोल रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है। इसका मतलब क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड आसानी से टूटेगा, जल्दी टूटेगा। इस वजह से देखो अब बेरियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया तो आसानी से टूटेगा, ज्यादा टूटेगा, जल्दी टूटेगा, तो ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पहली बात, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? अच्छा अभी क्यों आसानी से टूटेगा, क्यों जल्दी टूटेगा, इसका क्यों डिसोसिएशन आसानी से होगा? बेरियम एक बड़ा कैटायन और हाइड्रोक्साइड है छोटा एनायन। आपको स्मॉल एनायन और लार्ज एनायन याद रखने हैं। अब इसमें मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको क्या लगाना है। देखो अगर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो एक रीजन ऐसा होता है कि भाई किसी की हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है लेटाइस एनर्जी से, तो वो कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है भाई, एक मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को हाइड्रेट करने में जो एनर्जी निकलेगी उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। और लेटाइस एनर्जी वो एनर्जी है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है, किसी लेटाइस या किसी स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है। मतलब लेटाइस एनर्जी उस क्रिस्टल को पानी में डिसॉल्व नहीं होने दे रही और हाइड्रेशन एनर्जी क्रिस्टल को पानी में डिसॉल्व कर रही है। अब यहां पर ये हाइड्रोक्साइड हैं और बेरियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि आसानी से ब्रेक हो रहा है, आसानी से ब्रेक हो रहा है, आसानी से OH नेगेटिव आयन दे रहा है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा बेसिक भी है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल भी है और आसानी से ब्रेक होगा इस वजह से। अब कौन आसानी से ब्रेक होगा इसको देखने के लिए जितना ज्यादा कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस जितना ज्यादा, उतना ज्यादा वो आसानी से ब्रेक होगा।
तो आपको कुछ स्मॉल एनायन और लार्ज एनायन याद कर लेने। स्मॉल एनायन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ये चार हो गए स्मॉल एनायन। अब लार्ज एनायन, लार्ज एनायन वो हैं जिनमें दो से ज्यादा एटम है। लार्ज एनायन जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये हो गए लार्ज एनायन। तो स्मॉल एनायन ये हो गए लार्ज एनायन। अब बात करें, देखो बेरियम, बेरियम एक बड़ा है और हाइड्रोक्साइड स्मॉल है, तो ये क्या हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहां कैटायन एनायन के साइज में डिफरेंस है। अब कैटायन एनायन के साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये आसानी से ब्रेक होगा। साइज अगर ऑलमोस्ट बराबर होंगे तो आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा है तो आसानी से ब्रेक होगा। तो इस वजह से ये ज्यादा सॉल्युबल है और ज्यादा बेसिक है, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अब जैसे मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बेरियम एंड हाइड्रोक्साइड के साइज में ज्यादा डिफरेंस है। तो देखो यही ट्रिक हमें लगानी है सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, अब कार्बोनेट की बात कर रहा है, BeCO3, MgCO3, CaCO3, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। अब बोले इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, क्यों? अरे भाई ये जो कार्बोनेट है ना, ये तो लार्ज एनायन है, और बेरियम, बेरियम भी लार्ज कैटायन है, तो ये लार्ज कैटायन लार्ज एनायन, तो इनके साइज में डिफरेंस है क्या? नहीं है, तो ये स्टेबल होंगे। दोनों लार्ज साइज के हैं तो दोनों के बीच एक स्टेबल बॉन्ड बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बेरियम कार्बोनेट की। ऐसे ही डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं होगा। अरे भाई जब टूटेगा नहीं तो डिसॉल्व कैसे होगा? तो यहां पर अब बोलेगा डाउन द ग्रुप, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेरियम कार्बोनेट थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट करने पर ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि लार्ज कैटायन लार्ज एनायन है। अब इन पांचों में से बोले थर्मली अनस्टेबल कौन है, तो थर्मली अनस्टेबल है बेरिलियम कार्बोनेट, आसानी से टूटेगा। जो आसानी से टूटेगा आसानी से घुलेगा। अब देखो बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट की हम बात करें तो बेरियम कार्बोनेट आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला, थर्मली स्टेबल है, डिकम्पोज भी आसानी से नहीं होगा। जो कार्बोनेट के साथ है वही सल्फेट के साथ है। लेकिन अगर आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्टिकुलर चीज ज़्यादा सॉल्युबल क्यों है या ये इनसॉल्युबल क्यों है, तो आपको एक ही रीज़न देना है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल है तो उसका एक ही रीज़न देना है कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लेटाइस एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये तो बस एक तरीका है निकालने का कि भाई कौन ज़्यादा सॉल्युबल है कौन लेस सॉल्युबल है। एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज जितना स्मॉल होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी लेटाइस एनर्जी मिलकर सॉल्युबिलिटी डिसाइड करते हैं, और इन दोनों को मिलाकर ये ट्रिक बनाई गई है कि भाई जितना ज्यादा साइज में डिफरेंस उतना आसानी से टूटेंगे, उतना आसानी से घुलेंगे। अभी लास्ट में कुछ एमसीक्यू कराऊंगा मैं इसके। वाई बेरिलियम शोज एनामोलस बिहेवियर। देखो इसके पहले लिथियम भी एनामोलस बिहेवियर शो कर रहा था, अब बेरिलियम कर रहा है, तो आगे बोरॉन भी करेगा। उसका एक ही रीजन है, स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एनामोलस मतलब इनकी प्रॉपर्टी किसी और से मैच करेगी। अब जैसे बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करती। राइट एनी टू पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अब देखो BeCl2 बनाता है, AlCl3 बनाता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दोनों को क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, पहली बात। तो BeCl2 क्या करता है? एक पॉलीमेरिक चेन बनाता है। वैसे ही AlCl3 भी क्या बनाता है? एक पॉलीमेरिक चेन बनाता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो पहली बात तो ये हो गई कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब जो बेरिलियम ऑक्साइड है और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये दोनों ही क्या हैं? एम्फोटेरिक है नेचर में, मतलब ये एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एम्फोटेरिक है।
ये दोनों ही HCl के साथ भी रिएक्ट करेंगे, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। और दोनों के जो कार्बाइड हैं, दोनों के कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करके मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। अब कार्बाइड क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, कार्बन पे -4, क्रॉस मल्टीप्लाई Al4C3, ये हो गया कार्बाइड, ये हो गया एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसमें आप वाटर डालो, CH4 बन जाएगा और ये बन जाएगा मीथेन। ऐसी बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी मीथेन बनेगा। बेरिलियम हैलाइड आर कोवलेंट वेरेज मैग्नीशियम हैलाइड्स आर आयनिक। वाई? अब देखो बेरिलियम हैलाइड मतलब BCl2 की हम बात करें तो B+2 और Mg+2, तो बेरिलियम का साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो भाई पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अब पोलराइजेशन मैंने बताया था, एक स्मॉल कैटायन है, एक एनायन है, तो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैटायन की तरफ डिस्पर्स हो जाएगा। द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, is directly proportional to size of anion divided by size of cation। कैटायन छोटा, एनायन बड़ा होना चाहिए, तब जाके पोलराइजेशन होगा। The solubility of carbonate decreases down the magnesium group due to decrease in। कहना चाह रहा है ये बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अब सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। और वो जो सॉल्युबिलिटी वाली ट्रिक मैंने बताई दी है आपको, कैटायन एनायन के साइज में डिफरेंस ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अगर कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अब देखो कार्बोनेट बड़ा एनायन, कार्बोनेट बड़ा एनायन, और ये बेरियम भी बड़ा कैटायन, ये बड़ा कैटायन, ये बड़ा एनायन, तो दोनों के साइज में डिफरेंस नहीं है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, बिल्कुल सही, ये हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन पर डिपेंड करता है। क्यों? हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। द चार्ज अपॉन साइज रेशियो ऑफ कैटायन डिटरमाइंस इट्स पोलराइजिंग पावर। सही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायनिक स्पीसीज। अब देखो जो कैटायन सबसे छोटा उसका पोलराइजेशन ज्यादा। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम 20, कैल्शियम के ऊपर मैग्नीशियम और उसके ऊपर बेरिलियम, इसके ऊपर बेरिलियम। तो ये पीरियोडिक टेबल में इस अकॉर्डिंग अरेंज है। तो सबसे स्मॉल, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो स्मॉलेस्ट कौन होगा? बेरिलियम +2, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी Be+2 की। उसके बाद Mg+2, तो कहाँ है B+2? ये देखो B+2 Mg+2, यही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स। कार्बोनेट क्या है? लार्ज एनायन है, और थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब लार्ज कैटायन देखना है हमें। अब लार्ज कैटायन बेरियम है, तो सबसे ज्यादा बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, बिल्कुल सही, इसका सेकंड ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने इसी लेक्चर में आगे बताया था, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें से क्या है।